क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर है वो मैं लेके आ गया हूँ। ये PYQ है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं वो NCERT और PYQ से ही आते हैं। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि आव्यूह A और B के जो क्रम है, ऑर्डर है, क्रमशः इतने और इतने हैं तो AB क्या होगा? तो देखो जो A है, A का ऑर्डर दे रखा है P क्रॉस Q और जो B का ऑर्डर हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है Q क्रॉस R। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके आखिर में जो होता है और इसके स्टार्टिंग में जो होता है वो समान होना चाहिए, तभी गुणा संभव है। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो स्टार्टिंग में यहाँ P है और आखिर में क्या बचा R। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा P क्रॉस R। क्या होगा? P क्रॉस R। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं y बराबर x प्लस 1 की वक्र y बराबर 4x की ढाल के बराबर है। ठीक है, ये हमें बताना है, ढाल के बराबर बताना है। तो देखो ढाल क्या होता है? ढाल आपका होता है dy/dx। ठीक है, वक्र के रूप में इसका जब अवकलज करेंगे तो x का अवकलज 1 होता है, 1 का अवकलज 0, तो 1 आ गया। और यहाँ जब आप अवकलज करोगे तो वाई स्क्वायर का पहले हो जाएगा 2y, फिर आपका आ जाएगा dy/dx y का, और 4x का हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो dy/dx, तो 2 के बट्टे में y हो जाएगा, 2 के बट्टे में y हो जाएगा। तो y का मान मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, y का मान मैं यहाँ पर जब 2 लूँगा, 2 1 कम 2, तब हमारा प्रवणता इसका और इसका बराबर आएगा, है कि नहीं? और ये जो बिंदु है ना वो इस समीकरण को भी और इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। समाकलन करना है आपको, बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लेना। इसका हमें समाकलन करना है गौ नंबर में। ठीक, समाकलन करना है, मैं आई मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन है, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस साइन 2x dx। ऑप्शन में देखो सारा x दिख रहा है और यहाँ एंगल में है 2x, तो मैं इसको थोड़ा सरल करता हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के ये क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, इंटीग्रेशन। तो अंदर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल से बाहर आके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का कंडीशन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स। कॉस एक्स का कंडीशन क्या होता है? प्लस के साइन एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, समाकल नियतांक c हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये वाला सदिश इस सदिश के एक दूसरे पर लंब है। अगर इस सदिश का नाम मैं ए वेक्टर कह दूं, इस सदिश का नाम मैं बोल दूं बी वेक्टर है, एक दूसरे पे लंब है, तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? घ नंबर पे आ जाओ। ठीक है, तो अगर लंबवत होता है, ठीक है, लंबवत होने पर क्या होता है? ए डॉट बी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 5i माइनस के लैम्डा जे प्लस के 2k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? इसके साथ, 2i प्लस 3j प्लस 4k किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ 5 दूनी 10, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, प्लस इंटू प्लस 4 दूनी 8, इधर है 0, तो ये हो जाएगा 10 और 8 18, माइनस का 3 लैम्डा इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस का 3 लैम्डा, 3 गुणे में इधर रखे बट्टे में आ जाएगा 3 छंग 18, तो लैम्डा का मान आ जाएगा 6। लैम्डा का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो अवकल समीकरण है
इसकी घात क्या होगी। ठीक है, हमें अवकल समीकरण का क्या निकालना है, घात निकालना है। तो जो अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है वो हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। हमें दे रखा है d2y/dx² बराबर इधर है 4, अंडर रूट है यहाँ पर क्या है x प्लस dy/dx की घात 2। तो अगर हमें घात पूछा है तो पहले हमें कोटि देखना होगा। अगर यहाँ से कोटि पूछता प्रश्न में तो कोटि अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार। उसी की पावर देखते हैं घात देखने के लिए। तो कई बच्चे बोलेंगे सर घात 1 है, घात 1 नहीं है क्योंकि अंडर रूट दिख रहा है आपको। अंडर रूट का मतलब घात में आधा। कभी भी रेडिकल्स आ जाए घात में 1/2 आधा कुछ भी ऐसा है तो उनको हटाना होता है। तो हमें हटाने के लिए यहाँ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। ठीक है, यहाँ कर देंगे वर्ग तो घात परिभाषित हो जाएगी। फिर देखना जैसे ही वर्ग करोगे d2y/dx², इधर घात में लग जाएगी 2, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो रेडिकल्स नहीं दिख रहे हैं पावर में, 1/2 घात में 1/3 इस टाइप के कुछ दिख रहा है क्या, माइनस में नहीं दिख रहा। तो ये घात परिभाषित है, घात परिभाषित है। तो जहाँ से आपने कोटि चेक किया, कोटि 2 है तो उसकी पावर में कितना दिख रहा है 2, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 14 हमारा सही हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं दर्शाइए कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत नहीं है। x बराबर 0 पे ये जो फलन है वो सतत नहीं है, ये हमें बताना है। तो जो फलन हमारे पास है वो है x प्लस 2, कब, जब x का मान 0 नहीं है और एग्जैक्टली 1 पर क्या दे रखा है 0। तो देखो अगर 0 पे सतत है, x बराबर 0 पे, देखो सतत होने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों समान होनी चाहिए तब बात बनती है कि नहीं। तो मैं देखो 0 जब ना हो तो LHL के लिए भी ये लेना है, RHL के लिए भी यही फंक्शन हमें लेना है। तो मैं RHL निकाल लेता हूँ, RHL राइट हैंड लिमिट क्या करता हूँ, h टेंस टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन 0 प्लस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस h यानी कि h रख देना है। लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे हमने रख दिया h प्लस 2, h के जगह पे 0 रखोगे, 0 प्लस 2 यानी कि 2। उसके बाद देखो LHL भी देखोगे, LHL देख लो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h, तो इसी पे रखोगे 0 माइनस h यानी कि h, यानी कि माइनस के h रखना है जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है। तो यह आ जाएगा माइनस के h प्लस का 2, तो रखोगे माइनस 0 प्लस 2 यानी कि 2। आप कहोगे सर ये तो सतत आ रहा है, रुको भाई, LHL RHL हो रहा है फंक्शन पे भी तो देखो वैल्यू, फंक्शन 0 पर, तो लिमिट क्या होता है, x टेंस टू 0 फंक्शन x ये होता है। तो एग्जैक्टली 0 पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। लिमिट x टेंस टू 0, एग्जैक्टली 0 पे क्या दे रखा है 1, x है ही नहीं, जहाँ पे 0 रखोगे तो 1 आ गया। अब तीनों बराबर होना चाहिए, क्या तीनों बराबर है, नहीं है, तो आप यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड 1 व 2 1, 2 व 3 से ऐसे लिखना। LHL बराबर है RHL के परंतु बराबर नहीं है फंक्शन 0 के, तीनों बराबर होने चाहिए थे, तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः यह x बराबर 0 पर सतत नहीं है। आंसर यही हमें सिद्ध करना था, 1 नंबर का प्रश्न, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, मुख्य मान आपको बताना है कि क्या होगा। सो ख नंबर पे आ जाओ, कौन सा ख है ये, दूसरे का ख है। माना y मान लेते हैं, y हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 7π/4, यही हमें दे रखा है। कई बच्चे सोचेंगे इसको इससे काट दो आंसर आ जाएगा, तो भाई इसके रेंज से बाहर है, क्योंकि
साइन इनवर्स का मुख्य मान, क्योंकि सब्जेक्टिव में है ना तो पूरा लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है मेरे भाई? ये होता है -π/2 से π/2, यही होता है। तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इस रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7π/4 कैसे आ जाएगा? जब 2π 4 दूनी 8, 2π में से π/4 आप घटाओगे तो, है ना, तो 4 दूनी 8 में से 8 में से 1 घटाओगे तो 7π बचेगा। और आप जानते हो साइन 2π माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स माइनस के साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है? थीटा की जगह पे है हमारे पास π/4। तो इससे ये काट सकते हैं क्या? नहीं, इसको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। आप जानते हो माइनस के साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा। तो इसको मैं इस फॉर्मूले के रूप में लिख सकता हूँ, तो लिख दूंगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन माइनस के π/4। अब कटेगा, क्योंकि ये जो π/4 है वो इस इंटरवल के बीच में है। अब काट सकते हो, साइन इनवर्स साइन कटेगा, आंसर आ जाएगा माइनस के π/4। तो ये हमें हमारा मुख्य मान बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट है? नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। y बराबर हमें ये दे रखा है, सिद्ध करके ये चीज़ दिखानी है। a और b हमारे अचर हैं। अगर आपको इस वीडियो का सोल्यूशन मतलब PDF चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। खजाना छोड़ रखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक ज़रूर देख लेना। हमें y बराबर दे रखा है a e⁻x प्लस का b दे रखा है, और हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो 2 बार आप प्लस करना है। तो पहली बार आप प्लस करते हैं dy/dx। ए कांस्टेंट है e⁻x का प्लस e⁻x, b हमारा कांस्टेंट है, b हो जाएगा 0। अब दोबारा से प्लस करो, ए कांस्टेंट e⁻x का प्लस e⁻x। ठीक है, अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? ये चीज क्या दे रखा है? d2 y/में dx² माइनस में है dy/dx। इसको हल करके हमें 0 लाना है। तो डबल डेरिवेटिव किया हमने, हमें मिला a⁻x, और सिंगल डेरिवेटिव भी क्या है? a⁻x। घटाओगे तो 0 आ जाएगा। आ गया राइट हैंड साइड, आ गया। तो लेफ्ट वाला हल किया, राइट वाला मिल गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, कह रहा है ये अवकल समीकरण है, इसको हमें हल करना है घ नंबर पे। ठीक है, आ जाते हैं। दिया है हमें क्या दे रखा है? dy/में dx जो है 1 + x² बट्टे में 1 + y² है। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल कर दोगे, ये हो जाएगा 1 + y² dy, और ये हो जाएगा 1 + x² dx। अब हमें क्या करना होता है? दोनों तरफ समाकलन करना होता है। y वाला y की तरफ ले लिया, x वाला x की तरफ ले लिया। अब समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ कर दोगे समाकलन, तो ये हो जाएगा 1 + y² dy 1 + x² dx। ये हो जाएगा 1 dy का इंटीग्रेशन y होता है, y की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर 3/3। 1 dx का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 3/3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। c हमारा क्या है? समाकलन नियतांक। कोई डाउट या कोई दिक्कत? अगर हो तो आप प्रश्न को एक साथ मतलब एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं अगले प्रश्न में, आ जाओ। 1 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जो जीतने की प्रायिकता है वो 1/4 है। ठीक है, इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, सो देखो अंगा नंबर का प्रश्न है। ठीक है,
हमें क्या दे रखा है, ए के जीतने की प्रायिकता में दे रखी है, दिया है, हिंदी आप लिख लेना। हमें क्या दे रखा है, ए के जीतने की प्रायिकता पी ए कितना दे रखा है, 1/3, और पी पी बी के जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/4 है। तो ए के ना जीतने की प्रायिकता, क्योंकि क्या पूछ रहा है, ए और बी में से कोई ना जीत पाए, वो वाली हमें प्रायिकता निकालनी है। तो ये जीतने की प्रायिकता दे रखा है, ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, एक है पी ए डैश, एक में से एक के जीतने की प्रायिकता घटा दोगे, कक्षा 10 में पढ़ा है, 3 एक कम 3 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो उसी प्रकार बी के ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस पी बी, तो ये हो जाएगा 1/4, 4 एक कम 4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो हमें जो निकालना है उस पर आ जाओ। प्रश्न में क्या निकालना है, ए और बी, ठीक है ना, दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, दोनों स्वतंत्र घटना है, ए अलग जीत रहा, बी भी अलग जीत रहा, साथ में थोड़ी ना जीत रहे हैं, स्वतंत्र घटना है, तो प्रायिकता का गुणन नियम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों, ठीक है, दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, क्या होगा, पी ए डैश गुणा पी बी डैश। ठीक है, कितना दे रखा है पी ए डैश, पी ए डैश हमें मिला था 2/3, और पी बी डैश मिला हमें 3/4, 3 से 3 घटा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। अब 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे। कह रहे हैं सभी खंड कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध हमें इस प्रकार दे रखा है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, ए हमारा बी स्क्वायर के ए बराबर बी स्क्वायर के व्यक्त किया गया है। ए बी अगर आर में है तो बी सी अगर आर में है, ए सी अगर आर सत्य है कि नहीं, उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्या ए कॉमा बी आर में है, क्या बी कॉमा सी आर में है, फिर क्या ए कॉमा सी आर में है, यानी कि यहाँ आपसे किसके बारे में पुष्टि कर रहा है, करने के लिए बोल रहा है, यह आपसे संक्रामक संबंध के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किस इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, संक्रामक संबंध, तीसरे का कौन नंबर। ठीक है, हमारे पास आर क्या दे रखा है कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, और ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है, अगर ऐसा होगा तो। और प्रश्न में हमसे पूछ रहा है, प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, यदि ए का संबंध बी में हो, यदि बी का संबंध सी में हो, तो हमें चेक करना है क्या ए का संबंध सी के साथ है, ये हमें चेक करना है। अगर ए का संबंध बी के साथ होगा तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, ए बी स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर बी का संबंध सी के साथ होगा तो बी किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर के बराबर होगा। समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी के मान को उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, ए बराबर क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, बी का मान रख दूंगा, बी का मान रखने पर उदाहरण द्वारा भी, देखिए इसने बोला है उदाहरण द्वारा भी पुष्टि कीजिए, उदाहरण भी दूंगा, पहले इसी से मैं आपको मना करके दिखा देता हूँ। बी का मान क्या है, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर है ऊपर से स्क्वायर, तो ए बराबर क्या है, सी की पावर 4। अगर ए का संबंध सी के साथ होता तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, ए बराबर सी स्क्वायर आना चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है, ए की पावर सी की पावर 4 आ रहा है, चूंकि ए सी स्क्वायर के बराबर नहीं है यहाँ पर, अतः ए का संबंध सी के साथ नहीं होगा। ये तो बाय स्टेटमेंट ही पता चल गया, आप चाहो तो बाय एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उदाहरण देने के लिए बोला है ना इसने, उदाहरण भी दे लेते हैं। अब देखो, यदि देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं, ए बराबर हो बी स्क्वायर के,
ठीक है, ए बराबर हो बी स्क्वायर के, बी बराबर हो सी स्क्वायर के, ऐसा सोचना पड़ेगा। उदाहरण से मैं क्या लूँ, क्योंकि बराबर आना चाहिए ना, एक बराबर दो ऐसा लेने से काम नहीं चलेगा। मैं क्या लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ, 4 चौके 16, हाँ 16 और 4 ले लेता हूँ। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। तो देखो आप 16 जो है वो 4 स्क्वायर के बराबर है। ठीक हो गया। अब यहाँ 4 है तो इधर मैं 4 रखता हूँ। बी का संबंध सी के साथ, यहाँ 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 4 रहेगा और यहाँ पर आपका 2 का वर्ग आ जाएगा। तो क्या इसका संबंध इसके साथ है, 16 का 2 का संबंध है? चूंकि 16 बराबर 2 का वर्ग के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। 4 और कहाँ 16 बराबर है, नहीं है। तो ये उदाहरण भी दे दिया मैंने आपको। ठीक है, उदाहरण देना था ना, ये हमारा उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये y है, हमें dy बट्टे dx निकालना है। सिंपल अवकलज करना है। ख नंबर में आ जाते हैं। ख नंबर में आ जाओ। y बराबर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, बट्टे में क्या है, e की पावर x cos x, यही चीज़ है। तो अवकलज करना है हमें dy बट्टे dx। तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंश बट्टे हर लग जाएगा, अंश बट्टे हर वाला सूत्र। ये अंश है और ये हमारा हर है। सूत्र क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज, सूत्र में रख रहा हूँ फिलहाल, माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज। भाई अब दोबारा से अवकलजों का गुणा लग गया ना यहाँ पर। और फिर क्या हो जाता है, हर का स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, दो फलन की गुणा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर से यहाँ लगेगा सूत्र। अब इधर देखो, इधर क्या है हमारे पास, e की पावर x cos x वैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 3x का अवकलज 1, 4 का अवकलज 0, ये तो वैसे का वैसा। देखो पहला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। ठीक है ना, सूत्र लगा दिया। नीचे क्या है, e की पावर x cos x टोटल की घात 2। अब इसको थोड़ा हल कर लो। यह e की पावर x cos x 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब यहाँ देखो, e की पावर x cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन x, फिर cos x, e की पावर x का प्लस क्या होता है, e की पावर x, यहाँ से आ जाएगा e की पावर 2x और cos स्क्वायर x आंसर। चाहो तो और थोड़ा हेल्प कैलकुलेशन कर सकते हो, बट यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है, ये जो अवकल समीकरण dy बट्टे dx बराबर e की पावर x साइन x, इसको हमें हल करना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गौ नंबर पे आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है dy बट्टे dx बराबर है e की पावर x गुणे में साइन x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे। तो यहाँ x ही है सिर्फ, तो ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में आ गया। फिर हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा dy और इधर हो जाएगा e की पावर x साइन x dx। ओके, तो dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y। अब ये इंटीग्रेशन तुम तब तक हल नहीं कर सकते जब तक इसको आप i ना मान लो। इसको आप क्या ना मान लो, i। इंटीग्रेशन हो जाएगा तो c जोड़ देंगे। अब i को आप अलग हल करो, फिर यहाँ पर रख दो। i हमारे पास क्या है, e की पावर x साइन x dx। ठीक, आप फर्स्ट इंटू सेकंड मानने के लिए कौन सा नियम लगाओगे, आइलेट। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड में हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। नियम आपको पता ही है, फर्स्ट वैसे का वैसा होता है,
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट पहले वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। साइन एक्स की बार एक्स कंडीशन की बार एक्स, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है कॉस एक्स, की पावर एक्स का समाकलन की पावर एक्स और बाहर से क्या डी एक्स। अब फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड, ठीक है। बिना आई अगर नहीं मानोगे तो प्रश्न कभी हल नहीं होगा। फिर आ जाओ साइन एक्स की पावर एक्स, अब आ जाओ इसमें फर्स्ट वैसे का वैसा गुणा सेकंड का इंटीग्रेशन समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया हमने। अब देखिए हल कर लेते हैं। साइन एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये प्लस इंटू माइनस माइनस। कॉस एक्स का अवकलज साइन एक्स होता है माइनस के, ठीक है। और एक एक्स का इंटीग्रेशन की पावर एक्स, बाहर से क्या डी एक्स। अब ये चीज़ फिर से क्या है जो आप लेके चल रहे थे आई, ये क्या है फिर से आई के बराबर आ गया। तो क्या होगा देखो, यहाँ से की पावर एक्स ले लो उभयनिष्ठ, तो अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और इसकी जगह पर है आई, तो ये नेगेटिव का इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव का आई। देख रहे थे क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा था आपको, कितना लेंथी हो गया। 2i कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन है आसान। अब i का मान चाहिए आपको, ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है ओके। अब हमें क्या करना है, इस i के मान को उठाना है और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे i का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी, रख दो y बराबर i का मान है e की पावर x साइन x माइनस कॉस x बट्टे में 2 और प्लस में क्या था c। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो दिक्कत हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक पासे को ना एक बार उछाला जाता है, ठीक है। एक पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है उसको ई से और पासे पर संख्या जो सम है उसको एफ से निरूपित करते हैं। क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटना है, ये हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गौ नंबर। तो देखो पासे पर जो परिणाम होते हैं लूडो, पासे पर परिणाम यानी कि जो प्रतिदर्श समष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 6 ही परिणाम होते हैं। उसके बाद देखो हमसे क्या बोला गया है, घटना जो ई है 3 का अपवर्ती मतलब 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या हो जाएगा 3 और 6 ही होगा। और घटना जो एफ बोला है वो क्या बोला है सम संख्या, सम संख्या क्या होगी 2 होगी 4 होगी 6 होगी, ठीक है जी। तो स्वतंत्र घटना के लिए ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होता है, चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ जो ई और एफ में उभयनिष्ठ हो वो सिर्फ एक ही है 6। अब आ जाओ इनकी प्रायिकता निकालो। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ संभव परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है यहाँ पर 6। फिर आ जाओ पी ई की प्रायिकता निकालो, तो संभव परिणाम है 2, कुल परिणाम है 6, 2 कम 2 2 3 6। पी एफ की प्रायिकता निकालो, तो संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, 3 कम 3 3 दूनी 6। अतः ये वाला नियम देखना है हमें। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आना चाहिए
प्रायिकता E इंटू प्रायिकता F, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F कितना है, 1/6 है। PE कितना है, 1/3, और PF कितना है, 1/2। 1 कम 1, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/6 बराबर 1/6, दोनों तरफ बराबर आ गया। अतः यह स्वतंत्र घटना है, अतः यह स्वतंत्र आंसर। ओके, ये प्रश्न भी हो गया। अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, 2 नंबर वाले प्रश्नों में। कह रहे हैं अवकलज कीजिए, y है cos x की पावर sin x है, अवकलज करना है हमें। चलिए करते हैं अवकलज। 4 क्या है, y की पावर में है cos x की पावर में क्या है, sin x, ठीक है। देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर sin x, ठीक है। आप जानते हैं शूद्र कि भैया log m की पावर जो n होता है वो शूद्र होता है n log m यही होता है। तो सॉल्व कर लो, पावर सामने आ जाएगा, sin x log cos x। ये फलन को अभी हमने क्या किया, थोड़ा सरल किया है, अवकलज अभी तक किया ही नहीं है। अब हम करेंगे अवकलज, तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाता है, 3y/dx, और इसमें लग जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, गुणे में किसी मतलब अवकलज में किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो नियम क्या कहता है, पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, d/dx log cos x, अभी मैं फिलहाल सूत्र में रख रहा हूँ, प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणा पहले वाले का अवकलज, ठीक है, सूत्र में रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सरल कर लेना है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, dy बट्टे में dx, ये बट्टे का भाई इधर के गुणे में आ गया, sin x log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x, तो एक x की जगह पे क्या है cos x, log का हो गया। cos x का अवकलज करना है, cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x, ठीक है ना, माइनस के sin x प्लस log cos x वैसे का वैसा, sin x का प्लस क्या होता है cos x। अब इसकी गुणा इसके साथ मत कर देना। अब देखो y का मान रख दो साथ ही साथ, y का मान क्या है, cos x की पावर में sin x, और यहाँ क्या है sin बट्टा cos क्या होता है tan x, प्लस cos x और यहाँ से log cos x, ठीक है। तो ये हमें हमारा अवकलज आराम से मिल गया, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ, 2 नंबर का। किसी लीप ईयर में अधिवर्ष, लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। सो देखो लीप ईयर, अधिवर्ष, अधिवर्ष के लिए क्या होता है, अधिवर्ष में आपके जो दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, 366 दिन में 52 सप्ताह होता है, 2 दिन अतिरिक्त आ जाते हैं। अब ये जो 2 अतिरिक्त दिन है वो किस प्रकार से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हो सकता है, स्टार्ट करते हैं रविवार से, रविवार लगातार 2 दिन है ना, रविवार सोमवार, या फिर सोमवार मंगलवार हो सकता है वो 2 दिन, या फिर मंगलवार मंगल बुध हो सकता है, या फिर बुध और गुरु हो सकता है, या फिर गुरु और
शुक्र हो सकता है, शुक्र, और शनि हो सकता है, शनि, या फिर रवि हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। और रविवार कितनी कितनी बार आ रहा है? रविवार के लिए पूछा ना, यहाँ एक बार रविवार दिख रहा है और यहाँ एक बार रविवार दिख रहा है। तो ठीक है, 2 रविवार आने की प्रायिकता, 2 रविवार आने की प्रायिकता। कक्षा 10 का क्वेश्चन है ये। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? रविवार कितनी जगह दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है। और कुल परिणाम कितना है? 7 है। आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2/7 होगा। तो ये प्रश्न भी आराम से बन गया। अगला प्रश्न बोल रहा है, जो ये बिंदु है, इस बिंदु से जाने वाली और इस सदिश के समानांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सो मैं आपको चित्र भी बना के दिखाऊंगा, टेंशन मतलब, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गौ नंबर है। हमारे पास एक सदिश है, ये मान लेते एक सदिश है। सदिश जो हमें दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस के 8 के, इसके समांतर है। यहां से एक सदिश जा रहा है। ठीक है, किस बिंदु से होता हुआ जा रहा है? बिंदु हमें दे रखा है 5, 2, माइनस के 4। ठीक है, ये हमें बिंदु दे रखा है। तो बिंदु जो दे रखा है वो दे रखा है 5, 2 माइनस का 4। तो इस बिंदु से हमारा अब ए वेक्टर बनता है। ए वेक्टर कितना हो जाएगा? 5i प्लस का 2j माइनस का 4 के। किसके समांतर? इसके समांतर है। इसे हम बी वेक्टर बोलते हैं, जिसके समांतर होता है। समांतर है किस वेक्टर के? बी वेक्टर के, जो कि है 3i प्लस का 2j माइनस के 8 के। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेखा का सदिश समीकरण। क्या होता है? आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ए का मान है 5i प्लस 2j माइनस के 4 के प्लस लैम्डा बी का मान है 3i प्लस 2j माइनस के 8 के। आंसर। ठीक है, सभी चैप्टर के वन शॉट मैंने करा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, PYQ सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक सीरीज, तो उसको जरूर देख लेना। पूरी एनसीईआरटी ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो चीज है इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देख के पता लग रहा है कि भाई इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रश्न में। गौ नंबर क्या है? प्रश्न एक बार लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी। क्रॉस का मतलब क्या होता है? सदिश गुणन। ये चीज है। अब देखो, अगर मैं गुणा करूं यहां से ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, आंसर इसका 0 है। देख के पता लग गया मुझे। बी क्रॉस सी, फिर आपका आ जाएगा बी क्रॉस ए, फिर आप सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस बी क्रॉस ए लिख सकता हूं। अगर इधर का उधर लेके आओगे तो माइनस लग जाता है, तो वही काम हमें यहाँ करना है। देखो, ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है, तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो नेगेटिव लग जाएगा इसको। और ये क्या है? ए क्रॉस सी है, इसको पहले लिख लेता हूँ, ए क्रॉस सी। तो इधर क्या है? ए क्रॉस सी, इसका भी नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव लग जाएगा ये ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस सी। इधर क्या है हमारा? बी क्रॉस सी, इसको भी करोगे नेगेटिव लग जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। सारे कट जाएंगे, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, क्या गया? 0। इतना आसान था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं।
अब हमारे 5-5 नंबर वाले स्टार्ट हो जाएंगे, 1 और 2 नंबर वाले सारे हमने कर लिए। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए इतना हो बी इतना हो में संबंध आर छोटा है तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित भी कीजिए। तो प्रश्न में क्या बोला गया है हमें ध्यान देना। 5वें का को हमें जो ए दे रखा है, ठीक है, दिया है ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 2 3 4 5 और बी हमें दे रखा है 1 4 5। आर संबंध जो दे रखा है छोटा है तो ए से बी में आर जो है वो छोटा है, ठीक है, तो आर संबंधित क्रमित युग्मों का एक समुच्चय बनाइए। ठीक है, तो संबंध क्या हो जाएगा, देखो छोटा बोला है ना, अगर इसको मैं एक्स कह दूं और इसको मैं वाई कह दूं तो ये छोटा बोला है, तो प्रश्नानुसार जो संबंध बनेगा, ठीक है, आर, वो क्या होगा कि एक्स से वाई में एक ऐसा संबंध है कि जो एक्स है वो छोटा है वाई से। ठीक है, हर एक एक्स कहाँ से आएगा, इस ए से आएगा, और हर एक वाई जो आएगा वो बी से आएगा। ठीक है, तो क्या बन सकता है, तो संबंध क्या बन सकता है, इसलिए संबंध, ठीक है, एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, ध्यान रखिएगा, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, इसका लेना है इसका लेना है। फिर देखो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, छोटा है ये वाला, छोटा होना चाहिए। 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, ठीक है, 4 का नहीं ले सकता, 4 के 5 के साथ हो जाएगा, और बाकी 5 का 5 के साथ नहीं होगा, ये संबंध आ गया। ठीक है, जैसे ये ए का संबंध बी के साथ था, फिर इसने क्या बोला है, ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंधों को भी परिभाषित कीजिए। ये तो ए से बी के लिए किया हमने, ठीक है, ये ए से बी के लिए किया, अब बी से ए के लिए, बी से ए के लिए करो पुनः, बी का संबंध ए के लिए करके दिखाना है, तो बस इसको पलट देना है, ये हमारा ए का संबंध बी के साथ है, तो बस इसको पलट दो, बस आंसर ये क्या हो जाएगा, 4,1 5,1, फिर 4,2 5,2, 4,3 5,3 एंड 5,4 हो जाएगा बस, और ये चीज़ पलट दो बस। ठीक है, इसको बस पलट दो कि ये y से x में एक संबंध इस प्रकार है कि जो y है वो x से बड़ा है, ठीक है, प्रत्येक y जो है वो b से आ रहा है तथा प्रत्येक x जो है वो a से आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करने का आपको 5 नंबर मिलता, 5 नंबर का आया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे एक्स वाई जेड के मानों को हमें ज्ञात करना है, ये दिख रहा है ए डैश गुणा आई के संतुष्ट करता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हमें दे रखा हुआ है, कौन सा, ये 5वें का ख है। हमारे पास क्या है, ए डैश, ए डैश का मतलब परिवर्त अवयव के गुणा करनी है ए के साथ, वो आई के बराबर है। ठीक, तो पहले परिवर्त अवयव इसका हम निकाल लेते हैं। परिवर्त अवयव, पहले नॉर्मल अवयव क्या, हम इधर ए आएगा ना, 0 2y z, फिर है x y माइनस का z, फिर है x माइनस वाई z, आइडेंटिटी आई मतलब, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसका जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम हो जाता है 0 2y z, इसका जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम हो जाएगा x y माइनस का z, इसका जो तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा x माइनस का y z। गुणा करने का टेक्निक पता ही है आपको, ध्यान से करना है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं, सारा खेल गुणे भाग का ही है, तो ध्यान से करना है। ठीक है, तो रो ले लेते हैं, गुणा देखिएगा ध्यान से, 0 गुणा 0 0, x गुणा x x स्क्वायर, ठीक है,
फिर एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर पहले रो के साथ हो गया, 0 गुणा 2y 0, एक्स गुणा वाई एक्स वाई, फिर एक्स गुणा वाई माइनस के एक्स वाई, एक्चुअली 0 0 ही आएगा। अब आ जाओगे 0 गुणा जेड 0, एक्स गुणा जेड तो माइनस के एक्स जेड, एक्स गुणा जेड प्लस के एक्स जेड। ठीक हो गया, पहला रो हो गया। अब आ जाओ दूसरे से, 2y गुणा 0 0, y गुणा एक्स वाई एक्स, माइनस वाई गुणा एक्स माइनस के वाई एक्स, 2y गुणा 2y 2 दूनी 4y स्क्वायर, y गुणा वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, और y गुणा माइनस के वाई, एक सेकंड, 2 दूनी 4, y गुणा वाई वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ गलती हो रही थी। फिर देखो 2y गुणा जेड, ये हो जाएगा 2yz, y माइनस जेड माइनस के वाई जेड माइनस के वाई जेड। अब तीसरे रो पे आ जाओ, z गुणा 0 0, माइनस जेड गुणा एक्स माइनस के जेड एक्स, जेड गुणा एक्स प्लस के जेड एक्स, जेड गुणा 2y 2yz, माइनस जेड गुणा वाई माइनस के जेड वाई प्लस माइनस वाई तो माइनस के जेड वाई। ठीक हो गया, जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, जेड गुणा जेड जेड स्क्वायर। और इधर क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ से 0 यहाँ से 0 यहाँ से 0, ये 5 4 1 5 और 1 6y स्क्वायर, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 ये 0 और ये आ जाएगा 3z स्क्वायर। हमें एक्स वाई जेड के ही मान निकालने, एकदम आसान हो गया प्रश्न। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, संगत पदों की तुलना कर दोगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा एंड ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तुलना करने पर संगत पदों की क्या कर दोगे तुलना, तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, 6y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, 3z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 आंसर। उसके बाद देखो 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, और z स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, z का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमें हमारा एक्स वाई जेड बड़े आसानी के साथ आराम से मिल गया, दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया 5 नंबर। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, गौर नंबर पे आ जाओ। तो कह रहे हैं y बराबर एक्स की पावर x प्लस कॉश एक्स की पावर 10x। हमें इसका क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अवकलन। तो देखो y बराबर हमारे पास है x की पावर x प्लस कॉश एक्स की पावर 10x। ठीक है, तो जब भी दो फंक्शन की प्लस माइनस में है ना, तो एक को u मान लो एक को v मान लो। तो माना ये u है और ये v है, हमें अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ लिख दोगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये y का क्या हो जाएगा dy/dx, u का क्या हो जाएगा du/dx, v का क्या हो जाएगा dv/dx। ठीक है जी, और फिर हमें अवकलज करके यहाँ पर सारे मान उठाकर रख देना है, पटक देना है यहाँ पर उठाकर। तो आ जाते हैं पहले में, u हमारे पास क्या है भाई x के पावर में x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर तो लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग u और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x। अभी आपको मैंने सूत्र बताया था कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। तो ये जो पावर वाला है वो सामने आ जाएगा, ये फलन को हमने ढंग से लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे
एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है जी, कर देते हैं अवकलज। लॉग यू का अवकलज क्या हो जाएगा, 1/u, और u का अवकलज क्या हो जाएगा, du/dx। अब इसमें लग जाएगा आपका फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। ठीक है जी, पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज, लॉग एक्स का अवकलज 1/x, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले वाले का अवकलज, एक्स का अवकलज क्या होता है 1, एक्स के सापेक्ष एक्स एक्स कट गया, du/dx, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स बचा। यू का मान रख दोगे तो du/dx, यू हमारे पास क्या था, एक्स की पावर एक्स। ठीक, तो ये हमें मिल गया du/dx। समीकरण नंबर 2। कोई डाउट है, du/dx मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, dv/dx चाहिए। तो पुनः आ जाओ, पुनः v हमारे पास क्या है, cos x की पावर में है 10x। ठीक है जी, यही तो है। तो फिर से वही काम है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा log v, और ये हो जाएगा log cos x की पावर में 10x। फिर से वही सूत्र लगा दोगे कि हम जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, n log m, है ना, यही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log v और पावर सामने आ जाते हैं 10x, ये हो जाएगा log cos x। सिंपल कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है x के सापेक्ष। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, कर दो। तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, log v का 1/v होता है, और v का अवकलज क्या होता है, dv/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहले वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। log x का अवकलज क्या होता है, 1 में x, x की जगह पे cos x है, और log का हो गया cos का होगा, cos का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे 10x का प्लस क्या होता है, sec²x। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे क्या करेंगे, तो देखो ये बट्टे का भी इधर के गुणे में हो जाएगा, sin बट्टा cos 10 गुना 10 माइनस के tan²x। ठीक है, और ये हो गया log cos x गुणे में sec²x। v का मान रख दो, तो v का मान क्या है, cos x की पावर में है 10x माइनस के tan²x, log cos x गुणे में है sec²x। ठीक है, लास्ट में बस क्या कर देना है, समीकरण 1 में du/dx तथा dv/dx का मान रख देना। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर। घ नंबर पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में करा रखा है, दोबारा आ गया, मैं कर देता हूँ। ठीक है, घ नंबर है, हमारे पास क्या दे रखा है, z न्यूनतम मान निकालना है, z मिनिमम निकालना है, किसका, x प्लस 3y का। और जो अवरोध हमें दे रखा है, अवरोध वो हमें दे रखे हैं कि कौन कौन से, एक तो दे रखा है x प्लस वाई जो है 8 या 8 से छोटा है, ये पहले असीमी का दे रखी है। और दूसरा जो अवरोध दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस 5y 15 या 15 से बड़ा है। और हमें ये बोल रखा है कि एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो हल क्षेत्र आएगा वो हमें प्रथम चतुर्थांश में लेना है।
तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमारे असमीकरण हैं उनको हम समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीकरणों को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदलने पर तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8 और ये वाला हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, तो अगर अगला काम क्या होता है, ग्राफ खींचना होता है, और ग्राफ खींचने के लिए हर एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। ठीक, तो बिंदु निकाल देंगे फट से, आराम से। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y। ठीक, अगर हम x का मान यहाँ 0 माने तो y का मान 8 हो जाएगा, अगर y का मान 0 माने तो x का मान 8 हो जाएगा। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। अगर x का मान मैं 0 मानूँ 5 हो आएगा, 5 तिया 15, और अगर मैं y का मान 0 मानूँ तो 3 ही 5 15। तो ये R बिंदु है, ये H बिंदु है, बिंदु भी निकल गया। अब हमें क्या देखना है, हल क्षेत्र देखना है। ठीक है, अब हल क्षेत्र किधर होगा, तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए। देखो जो बिंदु आप लेते हो, अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उसी बिंदु की तरफ होता है। असमीका लिख देंगे x प्लस वाई, ये है पहली और ये है दूसरी, 3x प्लस 5y। ठीक है, तो हम हल क्षेत्र के लिए मूल बिंदु ले लेते हैं 0,0 पर। हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 0 रख देना है, इसमें और इसमें। तो रखो 0, तो 0 से बड़ा होता है 8, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र की तरफ हल होगा। फिर आ जाओ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। तो जो 0 है 15 से बड़ा है, ये असंतुष्ट कर रहा है। ठीक है, असंतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र इसकी तरफ नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ग्राफ नहीं है मेरे पास, आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ मिलेगा तो उसकी टेंशन आप मत लेना। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया है, देखो कॉपी में आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये x डैश ये केंद्र है, y का मान नीचे नेगेटिव में होता है, उधर ऊपर पॉजिटिव में होता है। ठीक है, सारे मान धनात्मक ही लेने मिले हैं पॉइंट्स में, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे करके दिखाने हैं, तभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट मुझे मिला था 0,8 था, x पे 0 y पे 8, ये है पहला पॉइंट P। और अगला पॉइंट था x पे 8 y पे 0, ये पॉइंट था Q। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। देखो खींच दिया हमने, और समीकरण का नाम भी लिख देना है। पहला समीकरण है x प्लस वाई, ये, और पहले वाले ने संतुष्ट किया था तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, केंद्र संतुष्ट किया था पहले वाले ने, तो केंद्र की तरफ ले जाओगे। दो अवरोध है, जहां दोनों कट करेंगे ना, वही हमारा हल क्षेत्र हमें मिलेगा। अब आ जाओ दूसरे वाले समीकरण में। दूसरा वाला जो बिंदु था 0,3, 5,0, x पे 0 y पे 3, ये बिंदु हमारा था R। और अगला बिंदु था x पे 5 जाना है, y पे 0, ये बिंदु था हमारा H। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा लेनी है। ठीक, ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया है तो ये केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, केंद्र संतुष्ट नहीं किया है तो ये बाहर की ओर जा रहा है। तो जहां दोनों अवरोध मिल रहे हैं, जहां दोनों अवरोध मिल रहे हैं, लाल भी और काला भी, वो हमारा हल क्षेत्र होगा। तो हल क्षेत्र क्या होगा, देखो P R S Q। ठीक है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। दो अवरोध दे रखे तो दोनों को उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमें क्या मिलेगा, P Q S R, लाल और काला प्रथम चतुर्थांश में ही देखना है,
उससे बाहर नहीं, ठीक है। ये हमें उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिल गए। अब हमें इन पॉइंट्स पे देखना है, तो यहाँ लिख देंगे हम कोणीय बिंदु, यहाँ लिख देंगे हम कोणीय बिंदु, और यहाँ लिख देंगे हम z। z मिनिमम मान निकालना है, क्या है वो, x प्लस 3y, ठीक है। अब 4 पॉइंट है। पहला वाला जो बिंदु है, बिंदु हमारे पास है P जो कि है 0,8, फिर है Q जो कि है 8,0, फिर हमारे पास है R जो कि है 0,3, और फिर है H जो कि है 5,0। इन पॉइंट्स पे हमें यहाँ पर रख के देखना है, तो रख के देखो, x के जगह पे 0, y की जगह पे 8, तो 0 और y की जगह पे 8, 8 तिया 24, x के जगह पे 8 और y के जगह पे 0, तो ये 8, फिर x के जगह पे 0, y के जगह पे 3, 3 तिया 9, x के जगह पे 5 और y के जगह पे 0, तो ये 5। तो मिनिमम मान पूछा था आपसे, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मिनिमम मान। तो एस बिंदु पर जो मिनिमम मान होगा वो 5 होगा। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो हर साल एग्जाम में आता है। ये है, कह रहे हैं ये जो रेखा है और ये जो रेखा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। तो आप जानते हैं रेखा का जो समीकरण होता है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी के रूप में होता है। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, सॉरी B1 है, ये आपका A2 है और ये आपका B2 है, ठीक है। सो देखो B1 और B2 अलग अलग हैं, तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, ठीक है, अंगा नंबर पे आ जाओ। न्यूनतम दूरी, ठीक है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव में जो भी मान आएगा उसे पॉजिटिव में लिखोगे, क्योंकि दूरी का मान नेगेटिव में नहीं होता है। तो न्यूनतम दूरी होती है आपकी B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। जब B1 और B2 अलग हो तो ये सूत्र लगता है। तो हम निकाल लेते हैं जो जो चीज़ हमें निकालनी है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास, 2i प्लस का j माइनस का k। A1 कितना है, i प्लस का j, 2 में से 1 i घटाएंगे 1 i, j में से j घटाएंगे 0j, और यहाँ से बचेगा माइनस का k, ठीक है जी। अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। पहले हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम i j k, और i का गुणज मतलब B1 में ना, B1 ये है, i का गुणज 2, j का गुणज -1, k का गुणज 1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और फिर यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 5 और 2, ठीक है। फिर i लिखोगे यहाँ पर, i को छुपाएंगे इसकी गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, 1 5 5 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा j, इसको छुपाओगे इसकी गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस का k आ जाएगा, k छुपाओगे, 2 पंजे 10 नेगेटिव, 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 घटाओगे 3 आई, और माइनस का j 1 बचेगा ना, और यहाँ से माइनस के 7 के, ठीक है। अब इसका मुझे परिमाण भी चाहिए, तो अब यहाँ परिमाण निकाल लेते हैं। क्या होता है, i का जो भी गुणज है उसका वर्ग, j का जो भी गुणज है उसका वर्ग, k का जो भी गुणज है उसका वर्ग करके जोड़ दो। 3 तिया 9, 1 का वर्ग 1, 7 7 49, 49 50, ये आ जाएगा 59 अंडर रूट के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है B1 क्रॉस B2 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे हम कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। B1 क्रॉस B2 कितना है, 3 आई माइनस का j माइनस के 7 के,
और A2 माइनस A1 कितना है, I प्लस 0J माइनस का K। तो डॉट प्रोडक्ट में I का I के साथ इसका गुणा J, इसका गुणा 3, 3 एक कम 3, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 1 गुणा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 7 एक कम 7, तो ये आ गया 10। अतः न्यूनतम दूरी, मान रख देंगे, ऊपर वाला जो मान आया वो 10 आया, नीचे वाला मान कितना है, √59। तो √59 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा, क्योंकि अंडर का भी नीचे नहीं छोड़ दे, तो ये आ जाएगा 10 √59 बट्टे में 59 आंसर, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, और ये सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो लगभग हर साल एग्जाम में आ जाता है, 5-5 नंबर में। कह रहे हैं ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 हो और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। ये हमें बोल रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, छठे के कॉम में आ जाते हैं। देखो, ठीक है, हमें दो संख्याएं बोली हैं, तो दो धन संख्या बोली है, मान लेते हैं एक, ठीक है, मान लो, माना संख्याएं, एक x मान लो, एक y मान लो, ठीक है, प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में बोला है दोनों को अगर हम जोड़ते हैं x प्लस वाई कितना आता है, 15, यानी कि y की जगह पे आप 15 माइनस के x लिख सकते हो। अब एक्चुअली दोनों संख्या ही हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न में ये बोल रहा है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, अगर वर्ग करके जोड़ो तो न्यूनतम होना चाहिए। वर्गों का योग, वर्गों का योग, योग मतलब समेशन एच, तो वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको न्यूनतम दिखाना है हमें। तो एक्स की जगह तो चलो एक्स है, वाई की जगह पे मान रख दो 15 माइनस एक्स, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल, ओके, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ऐसा हमारे पास है एक्स स्क्वायर, खोल दीजिए, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab, 30x। ओके, ये तो बड़ा आसान हो गया। ऐसा हमारे पास एक्स स्क्वायर 2x² माइनस का 30x प्लस के 225, ये हमारे पास फंक्शन हमें मिल चुका है x के रूप में। अब हमें क्या करना है, एक बार अवकलज कर देना है, ds बट्टे dx, ठीक है, एक बार अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 30। समीकरण नंबर 2 दोबारा अवकलज करोगे d2h/dx², तो यहाँ से 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर x वगैरह है नहीं, x वगैरह है क्या, नहीं है, यानी कि पॉजिटिव आया। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एच क्या है, न्यूनतम है, और यही हमें दिखाना था कि इनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। हो गया, न्यूनतम तो हमने यहीं दिखा दिया। उसके बाद क्या होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए अगले स्टेप में, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको हम 0 के बराबर मानते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो ds बट्टे dx है उसको हम 0 के बराबर मानते हैं। मानो 0 के बराबर 4x माइनस 30 बराबर 0, माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, 4 गुणे में इधर के बट्टे में काटोगे, कटेगा क्या, 2 दूनी 4, ये नहीं कटा, 15 बट्टे 2 आ गया, x का मान कितना आ गया, 15 बट्टे 2। अब एक आंसर आ चुका है, अब यहाँ रखोगे दूसरा आंसर आ जाएगा, चूंकि y क्या है, 15 माइनस x बट्टे 2, ठीक है, 2 दूनी 4 2, ठीक है। अब देखो x का मान कितना, 15 बट्टे 2, बट्टे में तो ऑलरेडी है 15 बट्टे 4, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 15 चौको 60 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 45 बट्टे 4 आंसर। ये दोनों संख्या हमें आराम से मिल जाएंगी।
कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देख सकते हो। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में ही आएगा। तो देखो हमारे पास वृत्त है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा वृत्त है। वृत्त का समीकरण हमको दे रखा है, दिया है। हमें क्या दे रखा है? वृत्त का समीकरण दे रखा है क्या? x² प्लस y² बराबर a², ये हमें दे रखा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस 0 का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग, और इधर होगा a²। ठीक है, यानी कि जो हमारा केंद्र है, केंद्र क्या होता है? x माइनस k होता है। तो ये h के जगह पे 0 है और k के जगह पे 0 है। कक्षा 11 में पढ़ा है ना, वृत्त का जो समीकरण होता है x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। भूल जा रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, यही होता है ना। और तो यहाँ से हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी? r की जगह पे क्या है? a है। यानी कि जो मेरा केंद्र है वो मेरा सेंटर है, और जो मेरी त्रिज्या है वो a है, के बराबर है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा वो है a,0। और इस पूरे क्षेत्र का मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, तो नाम दे देते हैं, ये O है, A B C D का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये O पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 0,0। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा? एरिया ABCD निकालना है। अब आप जानते हो जो ये टुकड़ा होगा, सेम टुकड़ा ये होगा। अगर ये वाला टुकड़ा तुम निकाल लेते हो और उसको 4 से गुणा कर दोगे तो पूरे का आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा एरिया OAB लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो, अगर लिमिट मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेता हूँ, एक्स में लिमिट पता है। लिमिट क्या बताती है कि भैया यहाँ से यहाँ तक ये वक्र जो जगह घेर रही है, ये वक्र लिमिट बता रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वक्र कितनी जगह घेर रही है वो हम निकालते हैं। 4 बार लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, 0 से a तक। अगर लिमिट आपने एक्स में लिया है, फॉर्मूला क्या लगेगा? y/dx। और हमारे पास यहाँ से y का मान आ जाएगा फट से, ये वक्र यही है ना, तो y का मान क्या आ जाएगा? y² हो जाएगा a² माइनस x²। तो y का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर a² माइनस के x², यही होगा। ये y का मान उठाकर यहाँ पर पटक दो, 0 से a, y का मान है a² माइनस के x²। भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला? x/2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस के x² प्लस a² बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a, 0 से a। ठीक है, अब हमें लिमिट रखनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। x के जगह पर क्या रखना है? a रखना है। माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर 0 रख देना है। ठीक है, तो देखो a से a कटा 1, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0। नोट कर लो कि साइन इनवर्स 1 किस एंगल पे मिलता है? साइन के π/2 पे। और साइन इनवर्स 0 किस एंगल पे मिलता है? साइन इनवर्स किस एंगल पे 0 मिलता है? 0 पे। तो ये मान हमें यहाँ रख देना है। ये तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, जैसे यहाँ रखेंगे। तो क्या बचा? 4 गुणे में a² बट्टे में 2 साइन इनवर्स 1 का मान कितना है? π/2। तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, आंसर आ जाएगा πa² वर्ग मात्रक, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे। आंसर इतना आराम से ये क्वेश्चन बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी,
ये प्रश्न भी हो गया। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सदिश इतना और इतना पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, उनके बीच के कोण की ज्या भी निकालिए। 5 नंबर है, दो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 2 चीजें करनी है हमें। एक तो लंब इकाई सदिश निकालना है और फिर उनके बीच का क्या निकालना है, कोण साइन में निकालना है। हिंट दे रखा है, ठीक है। सो देखो भाई मेरे गौ नंबर है, हमको जो दिया है पहले लिख लेते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। ए हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस का के, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश, उसका सूत्र होता है, ए और बी के लिए बोला है तो ए क्रॉस बी बट्टे में आ जाता है ए क्रॉस बी का परिमाण। कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? सिंपल सा सूत्र है, लंब इकाई सदिश हमें निकालना है, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा देखो, देखिए ए ये है, ये बी है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखिए ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते ना अलग से, ए क्रॉस बी, परिमाण तो बात की बात है, परिमाण अभी नहीं निकलेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल लेते पहले, तो यहाँ आ जाएगा आई जे की। तो ए का गुणज क्या है, आई का गुणज 2, फिर -1, फिर 1, फिर यहाँ पर है 3 4 और यहाँ पर है माइनस का 1। फिर हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो आई छुपाओगे इसके गुणा एक्स के साथ, 1 1 कम 1 माइनस माइनस प्लस 1 चौको 4, फिर नेगेटिव जे को छुपा देंगे, 2 1 कम माइनस का 2 और 3 1 कम 3, ठीक है। फिर प्लस का के छुपाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 1 कम 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा माइनस के 3i माइनस माइनस प्लस के 5j और 8 और 3 11 के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। ए क्रॉस बी का परिमाण, आई का गुणज जो भी है उसका वर्ग प्लस जे का गुणज जो भी है उसका वर्ग प्लस के का गुणज जो भी है उसका वर्ग, 3 तिया 9, 5 बचे 25, 11 11 121, तो ये आ जाएगा 1 और 9 10 और 5 15, ठीक है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, ठीक है। ये हो गया, हाँ 155 आ जाएगा, यहीं पे छोड़ देते हैं। अतः इकाई सदिश क्या होता है, ए क्रॉस बी बट्टे में ए क्रॉस बी का परिमाण। ए क्रॉस बी कितना है हमारे पास, माइनस के 3i प्लस के 5j प्लस के 11 के बट्टे में अंडर रूट के अंदर 155 आंसर, ठीक है। अब हमें दूसरा, ये तो पार्ट 1 हुआ है इस क्वेश्चन का, पार्ट 2 में क्या करना है, कोण निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी बट्टे में ए का मापांक गुणे बी का मापांक, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसका भी परिमाण लेना होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हमने पहले ही निकाल ली, अंडर रूट 155 है, मापांक ए और मापांक बी हमने नहीं निकाला है, ठीक है। तो लगे हाथ यहीं पे हम मापांक निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। मापांक ए क्या हो जाएगा, आई का गुणज क्या है 2, 2 का गुणज, जे का गुणज का वर्ग, के का गुणज का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 अंडर रूट 6। यहाँ से हम मापांक बी निकालते हैं, तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, गुणज का वर्ग करके जोड़ देते हैं, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26 हो गया। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है। ये है अंडर रूट के 155 और ये था मापांक ए हमें मिला है अंडर रूट 6
और ये मिला है √26, सब अंडर के अंदर ही है। थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स √155, 26 गुणा 6 कर देना, जो भी आएगा वो आपको आपका कोण दे देगा हल करने पर। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल गया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट टाइम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये ए दे रखा है तो ए की पावर एन हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। ए की पावर एन हमको ये सिद्ध करना है, एन जहाँ एन से आ रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और इसे मैंने ऑलरेडी करा रखा है। विविध प्रश्नावली का प्रश्न है। मैं जानबूझ के इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करें। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन खोलो। चैप्टर नंबर 3 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, मैट्रिक्स का प्रश्न है, विविध प्रश्नावली का प्रश्न है, जाके देख लेना, ठीक है। इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अंगा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं प्रश्न ए तथा बी स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, यानी कि स्वतंत्र घटना है ए और बी, ठीक है। ए और बी स्वतंत्र घटना है। जो प्रायिकता दे रखी है ए की वो 1/, देखो अंगा नंबर पे है ना, हमें दिया क्या है, ए की हल करने की जो प्रायिकता है पी ए वो 1/2 है और बी की जो हल करने की प्रायिकता है वो 1/3 है। तो अगर ए की हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस पी ए होता है। तो पी ए क्या है, 1/2 है, एक में से 1/2 घटाओ 1/2 आ जाएगा। और बी के हल करने की ना करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस पी बी। तो पी बी कितना है, 1/3 है। तो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 3, 3 एक कम 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है, उनमें से कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाता, ना ए हल कर पाता है और ना ही बी हल कर पाता है। ए भी नहीं कर पाता और बी भी नहीं कर पाता, यानी कि ए भी नहीं कर पाता और यानी कि इंटरसेक्शन बी भी नहीं कर पाता, ये हमें निकालना है। क्योंकि ये स्वतंत्र घटना है तो ये क्या हो जाएगी, पी ए डैश गुणा पी बी डैश हो जाएगी। पी ए डैश का मान है 1/2 और पी बी डैश का मान है 2/3, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। ना तो ए हल कर पाता है ना ही बी हल कर पाता है, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, कम से कम एक उसे हल कर ले, ए और बी में से कम कोई एक हल कर ले। देखो ये क्या हो जाएगा कि भैया ए हल कर लेता है लेकिन बी हल नहीं कर पाता, या मतलब प्लस, या फिर क्या हो सकता है कि भैया ए हल नहीं कर पाता लेकिन बी हल कर लेता है। ये सब क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो यहाँ पर नियम लग जाएगा पी ए गुणा पी बी डैश और यहाँ हो जाएगा पी ए डैश गुणा पी बी डैश। अब मान रखो पी ए का मान है 1/2, पी बी डैश का मान है 2/3, पी ए डैश का मान है 1/2 और पी बी का मान है 1/3। तो ये 1/3 आ गया और यहाँ से 1/6 आ गया, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, ठीक है। 3/6 आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 और ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आराम से सॉल्व हो गया। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अब देखो ये जो प्रश्न है, मैं तो इतना श्योर ज़रूर हूँ कि आपको ये प्रश्न ज़रूर आता होगा, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। इस प्रश्न में ए इनवर्स निकालना है, सबसे आसान प्रश्न है। जितना भी कमज़ोर बच्चा होता है उसको ये 2 प्रश्न तो वो कर ही लेता है, करता ही करता है। और इस पर मैंने कितने सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर मैंने कराए हैं जिनमें मैंने ये निकालना सिखा रखा है। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के, ये आपको निकालना है। जो क नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। कभी कभी दोनों ही आ जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना, आएंगे दोनों ही 100%। और आप भी विधि से एक्स वाई जेड के मान निकालना होता है। आप जानते हो ए एक्स बराबर बी होता है, ए इधर आके क्या हो जाता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। फिर जो भी आता है उसको गुणा करते हो, फिर तुलना करते हो, आंसर आ जाता है। ये 2 तो आते ही होंगे, मैंने करा रखे हैं।
उसके बाद अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर 9 की वन शॉट वीडियोस। कई सारे पेपर में भी सॉल्व करा रखा है, लेकिन वन शॉट वीडियो बनाया जो मैंने अवकल समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी कराया है और ये वाला क्वेश्चन भी कराया है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 समाकलन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक 2.5 घंटे की वीडियो बनाई है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, उसमें ये करा रखा है, पहला ही क्वेश्चन है। आप मेरी बात नहीं मानोगे, खोल के देख लेना। और ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, दोनों करा रखे हैं। ये तो विविध उदाहरण का प्रश्न है, ये भी विविध उदाहरण का मतलब क्वेश्चन है, विविध प्रश्नावली का। ठीक है, दोनों प्रश्न मैंने करा रखे हैं। तो ये दोनों मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, खोल के जरूर चेक कर लो। मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन आपको तो आता ही होगा, मैं जानता हूँ। अगर नहीं आता तो ये चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 वाला वीडियो खोलोगे, 4.6 प्रश्नावली मिलेगी, 4.5 जाके देख लेना। या फिर जितने कोई भी मॉडल पेपर मैंने करा रखा है, इतने सारे मॉडल पेपर मैंने करा रखे, हर मॉडल पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कराए हैं और आपको ज़रूर आता होगा। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी ऐसे पेपर अगर आप डेली चाहते हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो पे जितना लाइक शेयर करोगे, ऐसे वीडियो पे आपको फिर डेली मिलेंगे।